नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है पैक्स सिलिका अलायंस। हम समझेंगे कि आखिर ये पैक्स सिलिका अलायंस क्या है, इसमें भारत की क्या भूमिका है और खास करके अभी जो भारत में एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट जो हो रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि उसका इससे किस प्रकार से संबंध है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात कि पैक्स सिलिका अलायंस ये क्या है। पैक्स का शांति सहयोग होता है और सिलिका एक पदार्थ है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे, और अलायंस एक समूह है, अर्थात एक ऐसे कंपनी या देशों का समूह जो भविष्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को स्थापित करने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। और इसकी जो लीडरशिप है वो किसके पास रहेगी, इसी बात की इसमें चर्चा हो रही है। तो इसकी सबसे पहले अध्यक्षता जो की है वो अमेरिका ने की है वाशिंगटन में। तो दिसंबर 2025 में इसकी अध्यक्षता अमेरिका ने की और वहीं पर ये शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें भारत को शामिल होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि आखिर ये पैक्स सिलिका अलायंस में भारत के शामिल होने से क्या असर होगा, क्यों जरूरत है भारत को शामिल होने की। तो सबसे पहली बात है इसमें जो शब्द है सिलिका, तो हम समझेंगे सिलिका क्या है, सिलिकॉन का क्या संबंध है और सेमीकंडक्टर से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। सिलिका जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भूपर पट्टी में जो तत्व पाया जाता है वो सिलिका होता है। और सिलिका एक तरह से एक ऐसा पदार्थ है जो भूपर पट्टी या रेत के कणों में पाया जाता है, क्योंकि रेत में या पत्थर में जो पदार्थ पाया जाता है वो सिलिका होता है, वो भूपर पट्टी के ऊपरी परत पे होता है। और इसी को निकालने के बाद इससे जो शुद्ध पदार्थ बनता है वह बनता है सिलिकॉन। यानी कि सिलिका वह कच्चा माल है, यानी कच्चा पदार्थ है जो से सिलिकॉन बनाया जाता है। यानी कि सिलिका से क्या बनता है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन से ही चिप बनाया जाता है। और वही चिप जब बड़े बड़े इलेक्ट्रिक मोटर में, कार में, मोबाइल में लगाया जाता है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो वही एक तरह से सेमीकंडक्टर उद्योग के रूप में स्थापित होता है। सेमीकंडक्टर का अर्थ ये हुआ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होता है, वह चीज है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के करंट को वो फ्लो करने से रोकता है और उसको फ्लो करने की इजाजत भी देता है। यानी कि कितनी मात्रा में करंट उस रास्ते से प्रवाह हो, फ्लो हो, या कितने मात्रा में वो फ्लो ना हो। यानी कि उस करंट की मात्रा को, इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को रोकने या प्रवाह करने का काम सेमीकंडक्टर करता है। और सेमीकंडक्टर एक प्रकार से उद्योग के रूप में स्थापित इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो कच्चा माल होता है वह सिलिका होता है और उससे सिलिकॉन बनता है, और इसी से बड़े बड़े चिप बनाए जाते हैं। और उस चिप के माध्यम से दुनिया के जितने भी मशीन की चीज़ें हैं, खासकर जो डिजिटल चीज़ें हैं, उसमें उस चिप का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी जो पैक्स सिलिका अलायंस समिट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर जो उद्योग है और खास करके जो चिप का उद्योग है उस पर ताइवान और चीन जैसे देशों का प्रभुत्व है। तो पूरी दुनिया में अगर ताइवान या फिर सेमीकंडक्टर उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चाइना का प्रभुत्व हो जाएगा तो फिर दुनिया में एक तरह से अनबैलेंस की स्थिति हो जाएगी, एक संतुलन भंग हो जाएगा। इसीलिए इसमें उन सभी देशों को एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो आने वाले समय में उद्योग स्थापित होंगे और जिसमें चिप की भूमिका होगी, सेमीकंडक्टर उद्योग की भूमिका होगी, वो सभी देश मिलकर एक साथ आए और चाइना को बैलेंस करें। तो इसकी लीडरशिप कौन करेगा? इसमें भारत आगे आकर इसकी लीडरशिप की भूमिका को अपनाना चाहता है, क्योंकि दुनिया के सभी देश भारत की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत के पास क्या है, टैलेंट है, मेन पावर है। तो इसीलिए जब सभी देश एक साथ हो जाएंगे तो मान लो उदाहरण के तौर पर नीदरलैंड के पास टेक्नोलॉजी है तो नीदरलैंड से भारत टेक्नोलॉजी ले लेगा, और खास करके ऑस्ट्रेलिया के पास मान लो मैन्युफैक्चरिंग पावर है, उससे वो मैन्युफैक्चरिंग ले लेगा, और हमारे पास मेन पावर है। तो इन सारे देशों के साथ जब हम एक साथ एक मंच पे आएंगे तो फिर हम भविष्य के सेमीकंडक्टर उद्योग को हम
टैकल कर पाएंगे, स्थापित कर पाएंगे और दुनिया में असंतुलन की स्थिति ना हो, इसमें भी हमारी मुख्य भूमिका होगी। तो हमने ये समझा आज की क्लास में कि ये पैक्स सिलिका अलायंस क्या है। एक ऐसे देशों या कंपनियों का समूह है, एक गठबंधन है जो खास करके दुनिया में सेमीकंडक्टर उद्योग को स्थापित करने के मिशन के साथ एकजुट हुआ है। ये स्पष्ट है। सिलिका एक तरह से वह एक कच्चा पदार्थ है, यानी रॉ मटेरियल है जिससे सिलिकॉन बनता है, और यह जो सिलिका है वह रेत में पाया जाता है या पत्थरों में पाया जाता है, जिससे शुद्ध मात्रा में सिलिकॉन बनता है और यही सिलिकॉन बाद में चिप में प्रयोग होता है, जिससे सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित होता है। इतना स्पष्ट है। तो ये आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय था, और इसलिए इस बात की चर्चा जरूरी है क्योंकि भारत में भी AI इंडिया इम्पैक्ट समिट हो रहा है। और AI के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों में इंसान की तरह सोचने, व्यवहार करने और सीखने की क्षमता पैदा करता है। इसे ही कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हो रहा है, इकोनॉमी में हो रहा है। तो दुनिया के सभी देश AI को लेकर काफी ज्यादा सजग हैं। जब पूरी दुनिया AI को लेकर डर रही है, इससे खतरा महसूस कर रही है, वहीं भारत इसे भय की दृष्टि से नहीं देख रहा है बल्कि इसे भाग निर्माता मानता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल के AI इंडिया समिट में कहा कि जो भविष्य का AI है उससे हमें भय उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है बल्कि यह भाग निर्माता है। इसीलिए AI की चर्चा इतने जोरों पर है, तो इसलिए चर्चा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा है, हाल ही में पिछले दिनों CPI इंडेक्स की चर्चा काफी ज्यादा थी, और हमें समझना है कि पिछले दिनों जो CPI अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष में बदलाव हुआ है, तो उसकी जरूरत क्यों थी? आखिर ये CPI क्या है? तो आम भाषा में अगर समझें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे देश में महंगाई को मापने का, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को मापने का दो तरीका है। पहला है CPI और दूसरा है WPI। CPI से स्पष्ट है, खुदरा मूल्य सूचकांक अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खास करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की चर्चा होती है। यानी उपभोक्ता जो कुछ भी खुदरा स्तर पे अपने जीवन में जो उपयोग करते हैं, जो खरीदारी करते हैं अपने लोकल दुकानदार से, तो उसका मेजरमेंट करना CPI का काम है। यानी कि उपभोक्ता के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली उन सभी वस्तुओं की एक सूची बनाना, और उस सूची में यह तय करना कि इन सारे वस्तुओं का जो प्राइस है कितना बढ़ा है। तो इसी से महंगाई की दर तय होती है। तो स्पष्ट है कि हमारे देश में महंगाई की जो दर तय होती है उसमें किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? वह CPI का उपयोग किया जाता है, अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। अच्छा, होलसेल प्राइस इंडेक्स का काम क्या है कि जो उद्योग हैं, जो व्यापार होता है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, तो उसमें WPI की भूमिका होती है। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो CPI है और जो WPI है दोनों का अलग अलग काम है। WPI का जो मेजरमेंट होता है वह महंगाई के लिए नहीं किया जाता है, यानी कि महंगाई के लिए हम लोग CPI का उपयोग करते हैं। WPI उद्योग और अर्थव्यवस्था की स्थिति बताता है, लेकिन महंगाई का आकलन हम लोग CPI के आधार पर करते हैं। अच्छा, एक और सवाल आता है कि CPI जो है, जो इंडेक्स है, खास करके इसके बारे में ये जारी कौन करता है? तो इसमें हमारा जो सांख्यिकी कार्यालय है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको जारी करता है। ये मुख्य बात आपको समझनी थी। और इसका आधार वर्ष चेंज हुआ 2024। पहले इसका आधार वर्ष था 2011-12, अब चेंज होकर 2024 हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 12-13 सालों में जो हमारे जीवन में उपयोग में आने वाली चीजें थी उसके उपभोग करने की प्रवृत्ति में बदलाव आया है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 15-20 साल पहले हम लोग
डीवीडी का इस्तेमाल करते थे, कैसेट का इस्तेमाल करते थे, टैप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, अमेजन प्राइम का इस्तेमाल करते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, यूट्यूब का यूज करते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। तो इससे पता चलता है कि सीपीआई इंडेक्स के वस्तुओं में जो चेंजेज आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जीवन शैली में बदलाव आया है। तो इसीलिए समय समय पर जब भी आधार वर्ष बदलता है तो हम समय समय पर सीपीआई में कुछ वस्तुओं को शामिल करते हैं, कुछ वस्तुओं को उससे एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो हाल फिलहाल में जो डिजिटल उपभोग की चीज़ें हैं उसको शामिल किया गया है और जो काम की चीज़ें नहीं थी हमारे दैनिक उपभोग में उसको बाहर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक में 299 वस्तुओं और सेवाओं को उसमें शामिल किया गया है। तो ये सीपीआई के बारे में लेटेस्ट जानकारी थी जो हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करता है। जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीपीआई डब्ल्यूपीआई की चर्चा होती है, तो करेंट अफेयर्स के तहत आप उसमें इस टॉपिक को ऐड ऑन कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था। और फिर पिछले दिनों कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी, खास करके आप देखेंगे कि ग्रैमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड किन्हें मिला है, तो जो दलाई लामा साहब हैं, जो तिब्बत के बौद्ध गुरु हैं, तो उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किन्हें मिला है, तो ये मिला है भारत के दलाई लामा, मूल रूप से तिब्बत के हैं, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक और विषय चर्चा में था, खास करके जो ऑस्कर मूवी है, ऑस्कर मूवी के लिए भारत की तरफ से होम बाउंड मूवी को नॉमिनेट किया गया है। होम बाउंड मूवी में बेसिकली दिखाया ये गया है कि किस प्रकार से बंधुआ मजदूरी जो करते हैं उसको अपने पास रखकर किस प्रकार से उसका शोषण किया जाता है। तो उसमें बेसिकली कामगार की स्थिति को दिखाया गया है, इसलिए होम बाउंड मूवी आजकल चर्चा में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे। इसी प्रकार से एक और मुद्दा चर्चा में रहा, जो लोकसभा स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर को हटाए जाने की चर्चा चल रही थी पिछले दिनों। तो लोकसभा स्पीकर को हटाए जाने की चर्चा इसलिए जोरों जोरों पर थी क्योंकि जो विपक्षी दल है राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो इस बात का आरोप लगा रही है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं वह संवैधानिक तरीके से सभा का संचालन नहीं कर रहे हैं, वह किसी खास दल को फेवर कर रहे हैं। इसीलिए इनको पद से हटाए जाने की चर्चा थी। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा स्पीकर की चर्चा है, तो आपका ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्टिकल 93। ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 93। इसी प्रकार से चर्चा में पिछले दिनों खास करके रामसर साइट की चर्चा हुई थी। तो एक पाटन जो है वन अभ्यारण्य, उसको शामिल किया गया। ये पाटन वन अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से गुजरात के कच्छ में जो एक झील है उसको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से रामसर साइट में नाम जुड़ते रहते हैं। तो आपको समझना यह है कि रामसर साइट क्या होता है। रामसर साइट बेसिकली ये भारत या दुनिया भर में खास करके जो वेटलैंड हैं, आर्द्र भूमि है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। आर्द्र भूमि का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा स्थान या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ अस्थायी तौर पर जल, भूमि और पक्षी, पशु पक्षी का तीनों के बीच में संतुलन होता है। यानी कि जहाँ पे लगभग लंबे समय तक जल भराव की स्थिति रहती है, वहाँ पे नमी रहती है, पशु पक्षी भी वहाँ आसपास रहते हैं। तो इन तीनों का जहाँ संतुलन होता है वैसा क्षेत्र वेटलैंड कहलाता है, यानी कि आर्द्र भूमि कहलाता है। तो आर्द्र भूमि भी दो प्रकार के होते हैं वेटलैंड, एक होते हैं मैनमेड होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। एक मानव निर्मित होते हैं, एक प्राकृतिक वेटलैंड होते हैं। प्राकृतिक वेटलैंड कौन से हो गए, झीलें हो गई, तालाब हो गए, है ना। उसी प्रकार से जो तालाब हम लोग पोखर बनाते हैं, जो टेम्पोरी होता है वो मानव निर्मित हो गया। नदियाँ हो गई, नेचुरल हो गया।
तो इस प्रकार से रामसर साइट की चर्चा भी पिछले दिनों काफ़ी जोरों पर थी। तो इस सभी मुद्दों को समझाने का मकसद ये था कि आपको अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। आपके आसपास क्या घटनाएं हो रही है, किस तरह की घटनाएं हो रही है, आप जब जानेंगे तो आप अवेयर रहेंगे अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में। तो आज की जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स की चर्चा थी, हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से एक सप्ताह के दौरान जो कुछ घटनाएं घटे उसकी हम चर्चा करेंगे। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चर्चाएं काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।